नमस्कार। आज हम पाठ्य योजना के तहत विषय गणित पर किस प्रकार से पाठ्य योजना तैयार की जाती है उसके विषय में आपको जानकारी दी जाएगी कि गणित की पाठ्य योजना को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, उसके लिए सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं और सहायक सामग्री किस प्रकार से प्रयोग की जाती है, यह समस्त जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। पाठ्य योजना के प्रारूप के रूप में कक्षा 8th क्लास का कि मैथमेटिक्स के तहत अंक गणित को लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर दिनांक है, फिर है विषय, फिर उपविषय, फिर प्रकरण, फिर कक्षा, वादन और अवधि। इसमें ये देखिए कि जो गणित है उसके जो सामान्य उद्देश्य हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा है छात्रों में गणितीय सृजनात्मकता का विकास करना। चौथा है छात्रों में गणित विषय का क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करना और उसके अलावा छात्रों में तर्क, निरीक्षण और गणित के सत्यों का विकास करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये गणित के जो हैं विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्य हैं। संभवतः सभी लेसन प्लान में जो पाठ्य योजना है उसमें एक से रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो गणित विषय के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, क्योंकि किसी भी लेसन प्लान के सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। उस विशिष्ट उद्देश्य में हम देखें तो सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र, जैसा कि आज गणित विषय पढ़ाया जा रहा है जिसमें प्रायिकता पढ़ाई जा रही है, तो उसमें छात्र प्रायिकता के विषय में प्रत्यास्मरण या प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। कहने का अर्थ है नए ज्ञान को बच्चे ज्ञानात्मक उद्देश्य के तहत सीख पाएंगे। उसके पास बोधात्मक उद्देश्य में बच्चे छात्र प्रायिकता के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। कहने का अर्थ है उसको समझने के बाद वह अपने शब्दों में उस प्रायिकता को व्याख्या कर पाएंगे बोधात्मक रूप से। फिर प्रयोगात्मक रूप से देखें तो छात्र प्रायिकता का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे प्रयोगात्मक रूप में। फिर इसके बाद देखिएगा इसमें कौशलात्मक उद्देश्य के रूप में देखिएगा छात्र प्रायिकता का अपने व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग कर अपने कौशल का विकास कर सकेंगे। इस प्रकार से कौशलात्मक उद्देश्य भी हो गया। फिर इसका अभिरुचि, छात्र प्रायिकता से संबंधित कार्यों में रुचि ले सकेंगे। कहने का अर्थ है प्रायिकता से संबंधित जो भी कार्य होंगे उनमें छात्र विशेष अभिरुचि लेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है? सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जिसमें कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के द्वारा उस विषय को पढ़ाते समय जो भी सहायक सामग्री प्रयोग में लाई जा रही, जैसे चौक है, डस्टर है, रोलर बोर्ड है, संकेतक है और उसके वजह से पॉइंटर, चार्ट है, और इसके साथ ही साथ इसने इस लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए सिक्का का प्रयोग किया है क्योंकि प्रायिकता है, और विभिन्न रंगों की गेंदें यहाँ पर ले रखी हैं, ताश के पत्ते या पासा आदि विभिन्न प्रकार के सामग्री के द्वारा, सहायक सामग्री के द्वारा इस पाठ्य योजना को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि छात्र अध्यापिका के द्वारा या छात्र अध्यापक द्वारा इन सभी सहायक सामग्री के द्वारा इस पाठ से संबंधित सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। और इसके अलावा अब इसी पाठ्य योजना से संबंधित हम देखें पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का अर्थ है कि जो छात्र हैं उस कक्षा के, वो सिक्कों, पासों और ताश के पत्तों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। यानी का अर्थ है कि उनके पास इस विषय में पूर्व से थोड़ी बहुत नॉलेज है, जानकारी है। अब इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से ही आपकी पाठ्य योजना का शुभारंभ होता है। और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन वो प्रश्न होते हैं जो उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि बच्चा उस विषय के प्रति कितनी जानकारी रखता है, साथ ही जो आप नई जानकारी देना चाह रहे हो उससे पूर्व में बच्चे के पास उस विषय से संबंधित कितनी जानकारी बच्चे के पास है। पहले यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न रखा गया है सिक्का दिखाते हुए। बच्चे को आप सिक्का दिखा रहे हैं, दिखाते हुए यह क्या है? बच्चा उसका उत्तर देता है कि यह सिक्का है। कहने का अर्थ है बच्चा पूर्ण रूप से उसको जो प्रश्न आपने पूछा है उसका उत्तर पूर्ण रूप से देता है। और साथ ही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है सिक्के के कितने पहलू या साइड होती हैं? तो बच्चे ने कहा सिक्के के 2 पहलू या 2 साइड होती हैं। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया सिक्के के 2 पहलुओं के नाम बताइए। तो बच्चा बताता है सिक्के के 2 पहलू चित्त और पट्ट हैं होते हैं। इसका अर्थ है कि बच्चा पहले से जानता है, हेड और टेल के बारे में बच्चा जान रहा है। फिर इसके बाद कहा गया है, जहाँ से समस्यात्मक प्रश्न हमारा
निकल के आना है। वहाँ पर पूछा गया है एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त मतलब कहने का आता है हेड आने की संभावना कितनी है। तो ये बच्चे के लिए क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है और हो सकता है कि क्लास में कुछ बच्चे आपको इसका उत्तर दे दें। तो इससे ये नहीं कि पूरी कक्षा उस विषय के बारे में जो आज पढ़ाने चाह रहे हैं जिस प्रकरण में, उस प्रकरण के बारे में जानकारी रखती है, ये कह पाना बड़ा असंभव है। इसलिए क्या है कि यहाँ से यदि सपोज है एक क्वेश्चन का आंसर बच्चा दे भी देता है आपको, तो आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें पूछ सकते हैं जिनके माध्यम से आप अपने जो आज का प्रकरण है उस प्रकरण तक आप नियर अबाउट आप पहुंच जाते हैं। उसके बाद आता है कि उसी जो प्रकरण आपका निकल करके आया उसके बारे में आज आप कहते हैं बच्चों से, छात्रों आज हम प्रायिकता के विषय में अध्ययन करेंगे, या जो आपका जो भी टॉपिक निकल करके आया आपके सामने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद, उस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि आज किस चीज़ के बारे में आपके द्वारा पढ़ाया जाना है। इसके बाद आता है कि मैथमेटिक्स में जो लेसन प्लान बनाना और पढ़ाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर रोलर बोर्ड का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। रोलर बोर्ड के द्वारा ही जैसे जो आपका प्रश्न होता है, जो आपने पढ़ाना होता है, उसमें उस प्रश्न को आप रोलर बोर्ड में लिख करके पहले ही से ही आपके पास तैयार रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे रोलर बोर्ड में आदर्श प्रश्न लिखा होता है, आदर्श प्रश्न जैसे यहाँ पर जो प्रस्तुति में देख रहे होंगे आप, आदर्श प्रश्न लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक थैले में 4 गेंदें और 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? ये प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न क्या है, आदर्श प्रश्न के रूप में लिया गया है छात्र अध्यापक द्वारा पाठ प्रस्तुति के समय। अब यहाँ पर इसमें आप देखेंगे कि इसको प्रस्तुत करने का तरीका उसी जो मैंने पूर्व में भी आपको इसकी जानकारी दी थी, जिसमें शिक्षण बिंदु आपको लेना है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका की क्रियाएं हैं, यहाँ पर छात्र छात्रा क्रियाएं हैं या अनुक्रियाएं हैं, उसके बाद विधि प्रविधि है, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य है, फिर मूल्यांकन कार्य है। ये तो प्रारूप है, इस प्रारूप के अनुसार ही आपको लेसन प्लान को पूर्ण करना है। अब क्या होता है, जो आपने आदर्श प्रश्न जो रोलर बोर्ड में लिखा था, उस आदर्श प्रश्न के अनुसार ही आपको आगे की जो पाठ योजना को पूर्ण करना होता है। इसमें क्या होता है, छात्रों को आदर्श प्रश्न का परिचय कराना। सबसे पहले जो शिक्षण बिंदु के तहत जो आप प्रायिकता पूछता आपने क्वेश्चन, उस प्रायिकता के तहत उस प्रश्न के आदर्श प्रश्न से आपको परिचय कराना होता है। इसमें जो छात्र अध्यापक की जो क्रियाएं होती हैं, उसमें यह होता है कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका रोलर बोर्ड पर लिखे हुए प्रश्न को एक छात्र से पढ़ने के लिए कहेगी या कहेगा, क्योंकि जो आपने प्रश्न लिख करके आए हैं उसके बारे में आपने कहना है। फिर क्या करेंगे, उसमें से जो क्लास में से एक छात्र प्रश्न को पढ़ेगा और अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कहने का अर्थ है किसी भी एक छात्र को आप कक्षा में खड़ा करके वो प्रश्न को पढ़ेगा, बाकी क्या है सभी छात्र जितने क्लास में हैं वो सब ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं। इस प्रकार क्या होता है, ये एक प्रदर्शन विधि है, प्रदर्शन के द्वारा आप दिखा रहे हैं उसको उस प्रश्न को। इसके बाद क्या होता है, उस जो रोलर बोर्ड पर आपने आदर्श प्रश्न लिखा है उसी आदर्श प्रश्न में से विकासात्मक प्रश्न तैयार किए जाते हैं। विकासात्मक प्रश्न में क्या है, जैसे पहले जो मैंने क्वेश्चन था उसमें दिए गए प्रश्न में कुल कितनी गेंदें हैं। कहने का अर्थ है टोटल गेंदों की संख्या बतानी है। उस बच्चे ने आपको आंसर दिया प्रश्न में कुल 6 गेंदें हैं। कहने का अर्थ है जो आपका आदर्श प्रश्न था, आदर्श प्रश्न के अनुसार ये पूछा गया कि कुल कितनी गेंदें हैं। बच्चे ने उत्तर दिया प्रश्न में कुल 6 गेंदें हैं। फिर दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा कि लाल गेंदों की संख्या कितनी है। बच्चे ने कहा कि लाल गेंदों की संख्या 4 है। इसके बाद ये पूछा गया एक लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता होगी। कहने का अर्थ है कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ पर आपको उत्तर दे दें, लेकिन अधिकतर बच्चे यहाँ पर उत्तर नहीं दे पाएंगे, यहाँ पर स्पष्ट उत्तर आपको प्राप्त होगा। तो उसमें क्या है कि ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है जहाँ विकासात्मक प्रश्न की, विकासात्मक प्रश्न क्या हो रहे हैं कि आप जो पूर्व में नॉलेज थी उस न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करने के लिए आप इन विकासात्मक प्रश्नों को पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न के द्वारा ही जो आदर्श प्रश्न है उसी के द्वारा बच्चा क्या कर रहा है, नए अपनी ओर से प्रश्न को समझने की कोशिश कर रहा है, उसमें यह जानने की कोशिश कर रहा है कि प्रश्न में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करेंगे। क्योंकि इसमें जो विकासात्मक प्रश्न होते हैं मैथमेटिक्स में वो 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है कि प्रश्न में क्या दिया है, दूसरा होता है प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तीसरा होता है कैसे ज्ञात करेंगे। इन तीनों को लेकर के उस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम की उस समस्या का समाधान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों प्रश्न पूछने के बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर प्रविधि हो रही है।
फिर इसके बाद क्या होता है, जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका होते हैं उसका स्टेटमेंट आता है, पीपुल्स टीचर स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, प्रायिकता के बारे में, जैसे कि आज का टॉपिक प्रायिकता था या जो भी उस पर टॉपिक है, उस टॉपिक को क्या किया जाता है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है कि पहले ओरल बता करके, मौखिक रूप से बता करके, फिर उसको सहायक सामग्री के माध्यम से, सहायक सामग्री दिखा करके उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इससे संबंधित जो आपने पहले मौखिक बताया, जो आपने सहायक सामग्री से बताया, इन दोनों को ही आप क्या करते हैं, इन दोनों की हेल्प लेकर के आप उसमें से मुख्य जो बिंदु हैं जो आपने एक्सप्लेन की, जो मौखिक किया या जो चार्ट के माध्यम से बताया, उनके महत्वपूर्ण बिंदु को आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में जो आपने प्रश्न लिया था, इस प्रश्न को भी आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। जो आपने ये प्रश्न सॉल्व किया, जिसमें आपने ये प्रायिकता के संबंधी जो प्रश्न था, उस प्रश्न को जो आपने हल किया, उसी से संबंधित आपको ब्लैक बोर्ड में भी उसका प्रयोग करना है। ब्लैक बोर्ड में भी उस प्रश्न को आपने सॉल्व करके दिखाना है। जब आपका ब्लैक बोर्ड में जब प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, इससे संबंधित ही आपको क्या करना होता है, मूल्यांकन करना होता है। मूल्यांकन में आप एक प्रश्न दे सकते हैं, उनकी पाठ्य पुस्तक की जो अभ्यास पुस्तिका है, उससे आप एक क्वेश्चन दे सकते हैं, उसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हो सकता है। उस क्वेश्चन को सभी छात्रों को करने के लिए कह सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ छात्र उसको सॉल्व करके दिखा दें, कुछ हो सकता है कि मूल्यांकन के तहत कुछ छात्र उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, तो उसमें आपको उनकी हेल्प भी करनी है, ये मूल्यांकन के तहत। फिर इसके बाद ये तो आपका पहला एक क्वेश्चन था। फिर दूसरा आदर्श प्रश्न इसके बाद पुनः लिया जाता है। जैसे दूसरा आदर्श प्रश्न लिया है, एक पासे को फेंका जाता है तो निम्न परिणामों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जिसमें ये कहा गया है, दो प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, पहला इसमें पूछा गया है 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता। दूसरा इसमें पूछा है 4 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता। ये दूसरा आदर्श प्रश्न है शिक्षण बिंदु के तहत। यहाँ पर क्या करेंगे कि जो पहले इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। विकासात्मक प्रश्न में हमने पूछा छात्रों से कि पासे में कितनी संख्याएं अंकित होती हैं। दूसरा पूछा 4 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं। फिर तीसरा पूछा 4 से बड़ी संख्या होने की क्या प्रायिकता बताइए। तो बच्चे यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपनी ओर से देते हैं। जैसे कि विकासात्मक प्रश्न के माध्यम से हम ये जानते हैं, पहले भी मैंने बताया आपको कि प्रश्न में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, और तीसरा कैसे ज्ञात करेंगे। पहला प्रश्न था पासे में कितनी संख्याएं अंकित होती हैं, तो बच्चों ने आंसर दिया पासे में 6 संख्याएं अंकित होती हैं। ये बच्चा आपको आंसर दे रहा है, उत्तर दे रहा है। दूसरा 4 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर बच्चे ने आंसर दिया है 4 से बड़ी 2 संख्याएं 5 और 6 हैं, तो और आदि आदि करके उसके द्वारा बच्चे के द्वारा दिया जाएगा आंसर। फिर इसके अलावा 4 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पर कुछ बच्चे आपको आंसर बताने की कोशिश करेंगे, कुछ बच्चे आपको आंसर नहीं दे पाएंगे। ये सारे के सारा आपका प्रश्नोत्तर प्रविधि चलेगा। और प्रश्नोत्तर प्रविधि के दौरान आप इतना जरूर ध्यान दीजिए कि जब विकासात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं, इस विकासात्मक प्रश्न में हो सकता है बच्चे को ये प्रश्न आपका जो पूछा आपने मौखिक रूप से समझ नहीं आया, तो उसके लिए आप उस टाइम पे इस ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, रोलर बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से या चार्ट में के माध्यम से उस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, जिससे कि बच्चे को स्पष्ट आपका प्रश्न की जानकारी हो जाए। इसके बाद क्या होता है, जब बच्चा आपको स्पष्ट उत्तर बताता है विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से, तो आपने जो आदर्श प्रश्न में प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न के से संबंधित आप अपनी व्याख्या देते हैं। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का कथन होता है, जिसमें वो घटना न होने की प्रायिकता के संबंध में उसके फॉर्मूला और उसके बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। और साथ ही क्या किया जाता है, जो छात्र अध्यापक होते हैं वो ध्यानपूर्वक जो शिक्षण की प्रक्रिया हो रही होती है उसमें प्रतिभाग करते हैं, ध्यान से उसको सुनते हैं। और साथ ही जो घटना न होने की प्रायिकता के संबंध में यदि आपको पहले मौखिक रूप से आपने बताया, साथ ही साथ आप उसको चार्ट के माध्यम से उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से पासे में जो संख्याएं बनी होती हैं प्रत्येक उसमें आप उसको स्पष्ट कर सकते हैं पासे में अंकित संख्याओं को। और इसके अलावा जो इसका फॉर्मूला था, इससे संबंधित जो प्रश्न आपने पूछा आदर्श प्रश्न, उस आदर्श प्रश्न को आप
ब्लैक बोर्ड में सॉल्व करके बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ बच्चों की हेल्प भी ले सकते हैं कि एक के बाद दूसरा जो स्टेप होता है उस स्टेप को बच्चों की हेल्प से आप पूर्ण कर सकते हैं। जब आप पूरा ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि बच्चों से उस लिखे हुए प्रश्न जो आपके द्वारा सॉल्व किया गया है उसको बच्चे अपनी नोटबुक में उतार लेते हैं। साथ ही आपके द्वारा मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। मूल्यांकन के कार्य के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, मूल्यांकन के कार्य को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, उत्तर देने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि मूल्यांकन में एक बच्चा यदि आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरा बच्चा भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। दूसरा बच्चा उस क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश कर रहा है तो आप उससे आंसर ले सकते हैं और सुन सकते हैं। और पहला बच्चा जिसने किसी वजह से आंसर नहीं दे पाया है, उसे समझ में कम आया है आपका पढ़ाया हुआ, तो आप उसको उस आंसर से अवगत भी करा सकते हैं। और इसमें एक्सरसाइज जो आपकी प्रश्नावली है उस प्रश्नावली के प्रश्नों को आप मूल्यांकन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे आदर्श प्रश्न की। एक आदर्श प्रश्न और लिया जा सकता है जिसमें 2 आदर्श प्रश्न पहले लिए गए हैं, तीसरा आदर्श प्रश्न पुनः लिया जा रहा है। इस आदर्श प्रश्न में आप देखेंगे कि एक सिक्के को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चित्त आने की प्रायिकता और एक पट्ट आने की प्रायिकता पूछी गई है और घटना की कुल प्रायिकता के संबंध में यहाँ पर आदर्श प्रश्न है। इस आदर्श प्रश्न को आपने रोलर बोर्ड में लिख करके लेके आना है। रोलर बोर्ड के माध्यम से क्या करेंगे, आप छात्रों को आदर्श प्रश्न का परिचय कराएंगे। परिचय कराने के लिए क्या करेंगे, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका रोलर बोर्ड पर जो लिखे प्रश्न को एक छात्र से पढ़ने के लिए कहेगी या कहेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, जो छात्र छात्राएं जो क्रिया हैं, एक छात्र जो होगा उस प्रश्न को पढ़ेगा, अन्य छात्र उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर क्या है, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि के द्वारा बच्चा देख रहा है उसको कि रोलर बोर्ड में लिखे हुए प्रश्न को और जो उसका साथी के द्वारा जो प्रश्न पढ़ा जा रहा है उसको ध्यान से समझने की बच्चा कोशिश करता है। इसके बाद क्या होता है, जो आपने आदर्श प्रश्न पूछा उस आदर्श प्रश्न से संबंधित आप विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। विकासात्मक प्रश्नों के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जो हेड और टेल आने की जो संभावनाएं हैं उनके बारे में संभवतः क्या प्रायिकता रहती है, उसके बारे में जानकारी रखता है या नहीं रखता, उसका आपको विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से पूर्वानुमान हो जाता है। जिसमें एक सिक्के को उछालने पर क्या प्राप्त होता है, उसका आंसर आपको बच्चा देता है कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त व पट प्राप्त होता है। हेड और टेल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। सिक्के की कुल प्रायिकता कितनी होगी, यह स्पष्ट उत्तर आपको ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है बच्चे से, तो उसका क्या करते हैं, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा उस घटना की कुल प्रायिकता के संबंध में अपनी ओर से स्पष्ट किया जाता है। पहले मौखिक रूप से स्पष्ट किया जाता है, फिर उसको चार्ट के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है, फिर उसको ब्लैक बोर्ड में लिख करके पूरे जो फॉर्मूला है उससे संबंधित, उसके संबंधित जो भी प्रश्न का सॉल्व करना है उसको सॉल्व किया जाता है। उससे संबंधित जो मुख्य बिंदु होते हैं यहाँ पर जो पाठ्य योजना बनाते समय उन मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य के तहत उनको प्रस्तुत किया जाता है। जब श्यामपट्ट कार्य आपका पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद इसी का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों का जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों ने उस मूल्यांकन के द्वारा उस जो आपने ज्ञान दिया वो सीखा या नहीं सीखा। इस प्रकार से हमारा जो पाठ्य योजना के तीनों शिक्षण बिंदु पूर्ण होते हैं। जब आपके तीनों शिक्षण बिंदु पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होता है, जो आपने सिखाया बच्चे को, तीनों प्रश्न कराया आपने, मूल्यांकन किया आपने, उसके बाद आप पुनरावृत्ति क्वेश्चन करते हैं। तो पुनरावृत्ति क्वेश्चन में बच्चे से आप फॉर्मूला पूछ सकते हैं, बच्चे से आप लोग जैसे सपोज सत्य असत्य से संबंधी पूछ सकते हैं, रिक्त स्थानों से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे कि बच्चा सामान्यतः जो जानकारी आपने संपूर्ण रूप से दी उसे वो छोटे छोटे टुकड़ों में सीख भी पाया या नहीं सीख पाया, उसके बारे में आपको पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में क्या होता है, छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिका जो कक्षा में जो आपके द्वारा कार्य किया जा रहा था या कार्य किया गया उस कार्य का बच्चों के मध्य में घूम घूम करके आप निरीक्षण करके बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। मैथमेटिक्स में तो यह अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि आप जब आदर्श प्रश्न कर रहे हैं, आदर्श प्रश्न को आपके द्वारा जब सॉल्व किया जाता है, जब बच्चे जब उतार रहे होते हैं, हो सकता है कि बच्चे को यदि किसी प्रकार से यदि समझ में नहीं आया आपका लिखी हुई राइटिंग में, तो उसको आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और कोशिश करें कि जब आप ब्लैक बोर्ड में लिखें तो शुद्ध लिखें, स्पष्ट लिखें और साफ लिखें, जिससे कि बच्चे को वो
दिखाई दे और समझ में आए बच्चे को। और उसके अलावा जब आप मूल्यांकन प्रश्न पूछे होते हैं, मूल्यांकन में हो सकता है कि बच्चे उस क्वेश्चन के वो सॉल्व करने की कोशिश करे और किसी प्रकार से फॉर्मूले को यदि वो नहीं लगा पा रहा है सही ढंग से, फॉर्मूले में उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला नहीं सेटअप कर पा रहा है, तो वहाँ पर क्या कर सकता है छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिका उसकी हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद होता है गृहकार्य। गृहकार्य के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि उसी एक्सरसाइज से संबंधित हम प्रश्नों को उसको करने के लिए घर के लिए दे सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि छात्र या छात्रा द्वारा उस जो आपके द्वारा होमवर्क दिया जा रहा है, जो पीपुल्स टीचर द्वारा होमवर्क दिया जा रहा है, उस होमवर्क को पूर्ण करके लाया जाता है। और इसके अलावा जब कोई छात्र छात्रा द्वारा आपको कोई पाठ्य योजना के समाप्ति के बाद कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सरसाइज से संबंधित, तो उन क्वेश्चनों को भी आप होमवर्क देने के बाद उनको सॉल्व कर सकते हैं, उन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। और बच्चों को कहीं पर दिक्कत आ रही है या किसी प्रकार को उनको समझने में दिक्कत हो रही है या उनका पेन पेंसिल कलम नहीं है, तो उसको कोशिश करें कि छात्रों कक्षा के माध्यम से ही छात्रों से व्यवस्था की जाए। और एक अच्छे शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि जो भी आप ज्ञान दें उस ज्ञान के द्वारा बच्चों में कहीं न कहीं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, कौशलात्मक पक्ष से उनका मजबूत हो और वो गणित के प्रति रुचि उत्पन्न हो। ये जरूरी है क्योंकि जो विषय आपके द्वारा ज्ञान जो पढ़ा रहे हैं, आप जो ज्ञान दे रहे हैं, वो बच्चों के लिए लाभदायक हो, बच्चे उससे लाभान्वित हो, ये करना इसलिए भी अत्यंत ही आवश्यक है। इसके बाद यदि हम देखते हैं जो आपके द्वारा पूरा लेसन प्लान जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सुपरवाइजर के द्वारा उस जो आपने पढ़ाया है उस पाठ का अवलोकन किया जाता है। उस अवलोकन के लिए कुछ पॉइंट होते हैं जिसमें सुपरविजन ऑफ लेसन, पॉइंट फॉर ऑब्जर्वेशन होते हैं। उनमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों को सीखना, उनमें आपको सुधार करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसके विषय में हम लोग क्या होता है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में आपको ये जानना जरूरी है कि किसी लेसन प्लान को किस प्रकार से आपको व्यवस्थित क्रम से, पहले आपको सामान्य उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए, फिर आपको विशिष्ट उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए, फिर उससे संबंधित सहायक सामग्री की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आपको जो आपका पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान का आपकी जानकारी होनी चाहिए। प्रस्तावना प्रश्नों के बारे में आपने प्रस्तावना प्रश्न उन्हीं प्रश्नों को चयन करें जो उस विषय से संबंधित हैं, जो उस प्रकरण से संबंधित हैं, और कोशिश करें वो प्रस्तावना प्रश्न क्या हों, सिस्टम से हों, एक के बाद दूसरा क्रम से लगे हों, और जिससे कि आसानी से आपका प्रकरण जो आपने पढ़ाना है वो निकल करके आए, वो समस्यात्मक रूप से उभर करके आए। और साथ ही उद्देश्य कथन स्पष्ट होना चाहिए, किस विषय में, किस विषय के तहत किस प्रकरण को आपके द्वारा आज पढ़ाया जाएगा, उद्देश्य कथन में आपका स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही आप जो पाठ्य योजना की प्रस्तुति कर रहे हैं, प्रस्तुति इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि बच्चे को आपके प्रत्येक पॉइंट क्या हों, स्पष्ट हों, कि जहां शिक्षण बिंदु क्या है, शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आपका स्टेटमेंट क्या है, जो पीपुल्स टीचर का स्टेटमेंट है, जो आपने जो क्वेश्चन लिया है, जो आपने आदर्श प्रश्न लिया है, उस आदर्श प्रश्न से संबंधित आपका स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आपको जो भी उससे संबंधित सहायक सामग्री का प्रयोग करना है वो स्पष्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ जो छात्र छात्राएं आपकी क्रिया कर रहे हैं या अनुक्रिया कर रहे हैं, उसमें उनसे पूर्ण उत्तर आप प्राप्त करें। और विधि और प्रविधि का बिल्कुल ध्यान रखें कि कहाँ पर आपको विधि का प्रयोग करना है, कहाँ पर आपको प्रविधि का प्रयोग करना है, कहाँ मेथड यूज करनी है, कहाँ टेक्निक यूज करनी है। साथ ही आपको श्यामपट्ट कार्य का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना है कि श्यामपट्ट कार्य को आपने किस रूप में, किस ढंग से आपने प्रयोग करना है। और लास्ट में आप लोग मूल्यांकन कार्य करना जो अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि आपको ये जानकारी हो जाएगी कि आपने जो शिक्षण बिंदु पढ़ाया, उस शिक्षण बिंदु के बाद क्या वो शिक्षण बिंदु उन छात्र छात्राओं ने सीखा या नहीं सीखा, जो मेथड आपने अपनाई या जो टेक्निक आपने अपनाई, और जो आपके द्वारा श्यामपट्ट कार्य किया गया उसके बाद उन बच्चों ने कोई जानकारी प्राप्त भी की या नहीं की, वो मूल्यांकन के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। और लास्ट में आप पुनरावृत्ति प्रश्न करना
अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि आपके द्वारा जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है और निरीक्षण कार्य के द्वारा आप छात्र छात्राओं के कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं कि कक्षा में बच्चे कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और होमवर्क क्या होता है कि जो आपने विषय पढ़ाया उस विषय से संबंधित होमवर्क देने के बाद बच्चे उसे घर से करके लाने के लिए तत्पर होते हैं और नेक्स्ट डे नए लेसन प्लान के साथ जब आप क्लास में उपस्थित होते हैं तो आप उनके होमवर्क को भी चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से एक पाठ्य योजना के लिए जो प्रारूप है, जो निर्धारित प्रारूप है, उस निर्धारित प्रारूप के जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं को आप स्पष्ट करते हुए और प्रत्येक बिंदु से बच्चे को नई जानकारी देना सुनिश्चित करें और नई जानकारी के साथ साथ ही उद्देश्य आपका ये होना चाहिए बच्चे का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष अत्यंत ही आपके द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान से मजबूत हो। धन्यवाद।